जय हिंद मित्रों, मैं चेतन प्रसाद पथसारी आज आपके साथ एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे वीडियो अपलोड होते ही। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग। क्या? रीजनिंग। और रीजनिंग का आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे। रीजनिंग के अंदर कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, यानी कि कूट लेखन और कूट वाचन परीक्षण। दोस्तों, इस कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट से हर एग्जाम में दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन आते हैं। ये कंपलसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम है, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जितने भी, उन सब में ये टॉपिक आना ही आना, ये कंपलसरी आता ही है। ठीक है, आज की हम इस वीडियो में फुल कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, इसका पूरा कंसेप्ट ये कैसा है उसको कवर करेंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी हैं, उनको भी कवर करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से कोडिंग की जाती है और किस तरीके से डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस प्रकार के आते हैं, वो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि कोडिंग क्या होता है। कोडिंग क्या है? किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के द्वारा, किसी नियम के द्वारा एक अर्थविहीन शब्द बना दिया जाए, कोई अक्षरों का युग्म बना दिया जाए या किसी संख्या में परिवर्तन कर दिया जाए, करने की जो विधि होती है उस विधि को हम कहते हैं कोडिंग। यानी कि कोई एक अर्थ का शब्द है, कोई शब्द है जिसका कोई अर्थ है, उसको हमने तोड़ मरोड़ कर या किसी संख्या में लिखकर एक अर्थहीन शब्द बना दिया, तो उस विधि को क्या कहेंगे? हम कोडिंग कहेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए ये SANTOS संतोष एक अर्थ है इस शब्द का कि ये किसी का नाम है। ठीक है, अब हमने इसका क्या बना दिया? TZMGLHS ये शब्द बना दिया, या फिर TVOUPTI ऐसा शब्द बना दिया, या फिर ये शब्द बना दिया। हमने कुछ ऐसा बना दिया कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो जिस विधि के हमने द्वारा बनाया है, जिस तरीके से हमने इसको बनाया है, उस तरीके को, उस विधि को, उस नियम को क्या कहेंगे? कोडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? कोडिंग कहेंगे। दूसरा आता है हमारा, जो हमने बोला था, डिकोडिंग, कूटवाचन। ठीक है, कूट लेखन। ठीक है, डिकोडिंग। तो डिकोडिंग क्या है कि अर्थविहीन शब्द को, कोडिंग का जस्ट अपोजिट है कि अर्थविहीन शब्द को या किसी अक्षरों के समूह को एक विशेष नियम के द्वारा अर्थपूर्ण शब्द बना दिया जाए। यानी कि अब भी तो हमने क्या किया था कोडिंग में कि एक हमारे पास अर्थ का शब्द था, कोई शब्द था जिसका कोई अर्थ था, हमने उसको अर्थविहीन शब्द बना दिया तो कोडिंग हो गई। अब हमें कोई अर्थविहीन शब्द दिया हुआ है, हमने उसको अपनी किसी विधि द्वारा, अपने किसी नियम द्वारा, किसी तरीके द्वारा हमने उसको एक अर्थपूर्ण शब्द बना दिया। उस तरीके को, उस विधि को, उस नियम को कहेंगे डिकोडिंग। कि किसी अर्थविहीन शब्द को हमने अर्थपूर्ण शब्द बना दिया, जिस विधि के द्वारा बनाया उस विधि को हम डिकोडिंग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये शब्द लिया WFITVHS, तो इसको हमने शब्द लिख दिया, बनाया दुर्गेश। अब ये कैसे बनाया? जिस विधि के द्वारा बनाया उसको हम डिकोडिंग कहेंगे। अभी आप कह रहे होंगे कि ये सिर्फ बना दिया, कैसे बनाया ये तो बताइए। हम आगे आगे इसके तरीके को डिफाइन करके बताएंगे। अभी आप देखिए कि हम किस तरीके से क्या चीज़ कहें। सिंपल ओवर जो है अभी इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, कि किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को यदि अर्थविहीन शब्द बना दिया जाए, जिस विधि के द्वारा बनाया जाएगा उसको कोडिंग कहेंगे, और किसी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द बना दिया जाए उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि कोडिंग और डिकोडिंग करते समय हम कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम किस तरीके से करेंगे, हमें उनको करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए, उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आता है हमें कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के
कि सभी अक्षरों का A to Z सभी की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, यानी कि व्यवस्थित क्रम याद होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला का। किस प्रकार से कि A हमारा किस स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई इसकी 1 हो गई। B कितने पर आता है, 2 पे आता है तो 2 हो गई। C कितने पे आता है, 3 पे आता है तो 3 हो गई। K कितने पे आता है, 11 पे आता है तो 11 पे हो गई। इसी प्रकार जैसे हमने Y कितने पे आता है, Z पे आता, सॉरी 25 पे आता है तो 25 वैल्यू हो गई। Z 26 वैल्यू पे आता है तो 26 हो गई। 26 होते हैं सभी, तो 26 की एक एक अपनी अपनी कोई वैल्यू है। उस वैल्यू को आपको टिप्स पर याद होना बहुत जरूरी है। उन वैल्यूओं का आपको टिप्स पर याद होना बहुत जरूरी है। तो अब इनको याद कैसे करेंगे, इसके 2-3 नियम हैं कि ABCD की प्लेस वैल्यू, अंग्रेजी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको किस प्रकार से याद रखनी है, उस चीज का 2-3 तरीके नियम बता रहा हूं। आपको जो भी बेटर लगे, जो भी उचित लगे, आप उस तरीके से करना। एक तो सादा सिंपल नियम है कि हम अपने दिमाग में एक इमेज बैठा लें कि इस वर्ड से ये बनेगा और हमें वैल्यू याद हो जाए। ये कुछ ज़्यादा बेटर है देसी तरीका, जिसको हम बोले तो देसी तरीका। ठीक है, सबसे पहले ABCD 4-5 अंकों तक तो आपको सबको याद ही रहती है कि A की 1 है, B की 2 है, C की 3 है, D की 4 है और E की 5 है। अब बात आती है E से आगे की। 5 तक तो लगभग सभी को याद होती हैं, लेकिन 5 से आगे का याद रहना थोड़ी दिक्कत होती है कि किस प्रकार से याद रखें कि किस वर्ड की, किस लेटर की क्या प्लेस वैल्यू है। तो सबसे पहले देखिए आप, हम आए 6F पर। तो F में अब यदि हम देखें तो ये हम यदि इसको यहाँ से मिला देते हैं, F को यहाँ से मिला देते हैं, ये हमारा F है और F को हम यहाँ से मिला देते हैं, तो ये आपको देखने में कुछ उल्टा 6 का सा लग रहा होगा, उल्टा 6 का वर्ड सा लग रहा होगा। तो आप जब इसको मिरर इमेज लग रही होगी आपको उल्टी 6 की सी, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये हमारा जो F है वो किस स्थान पे आएगा, 6 स्थान पे आएगा। ठीक है, अगला आता है हमारा G। तो G हमारा बनता है इस प्रकार से। ठीक है, तो G में आप देख रहे होंगे आपको 7 दिखाई दे रहा होगा। जब आप G बनाते हो, कैपिटल लेटर G बनाते हो, तो आप G में देख रहे होंगे कि आपको 7 लेटर दिखाई दे रहा होगा कि ये 7 बन रहा है। तो G की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 7। अगला वर्ड आता है हमारा H। क्या आता है, H। H को यदि हम यहां से और यहां से मिला दें तो ये हमें 8 का जैसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, 8 का जैसा दिखाई देगा। तो इसलिए H की वैल्यू क्या हो गई, 8। ठीक है, इस प्रकार से अपने दिमाग में एक इमेज बना लो कि किस वर्ड से किस प्रकार से हम अपनी उनकी प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। अगला वर्ड आता है हमारा आई, सॉरी अगला लेटर आता है हमारा आई। तो I4 आता है आइन, जिस एक अन्य भाषा में I4 होता है आइन, और आइन की हम जो किसी विदेशी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, आइन का मतलब होता है 9। तो आई का मतलब क्या हो गया, 9। I4 आइन, और आइन का मतलब होता है 9, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। नेक्स्ट आया हमारा J। अब J हमारी एक ट्रिक आती है इजोटी। क्या आती है, इजोटी, EJOT और Y, इजोटी। इसमें क्या है, इसमें 5, 10, 15, 20, T की वैल्यू 20 और ये Y की वैल्यू 25, यानी कि 5 का पहाड़ा होता है। इसमें 5 की टेबल होती है, 5 की टेबल होती है, और इजोटी का ये मान रहता है कि E की वैल्यू, S वैल्यू 5 और J की वैल्यू 10। इस ट्रिक को याद रखो। ठीक है, तो इससे J का यहां से हमने याद कर लिया, J का कितना है, 10। ठीक है, अब आया K, किंग्स 11 पंजाब। टीम आपने बहुत सुनी होगी, ठीक है, खेलते भी हैं, देखते भी हैं क्रिकेट, तो आपने टीम बहुत सुनी होगी किंग्स 11 पंजाब। तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि K की वैल्यू क्या हो गई, 11, और 11 के बाद हमारा पहला वर्ड आया L। 11 के बाद का पहला वर्ड आया L, तो L की वैल्यू हमने याद रखी 12, और L के बाद हमारा फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर आया 13। हमें एक चीज बताना भूल गया था इसमें बीच में कि इसको करने से पहले हम वर्डों को 2 लेटर में याद करेंगे, 2 पोर्शन में। पहले
फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में हम पहले आधे 13 शब्दों को लेंगे m तक और दूसरे हाफ में हम n से z तक लेंगे, जिससे हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। हमने कहा भी फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर कौन सा है, 13वां है, और 13वां कौन सा है, m है, तो m की वैल्यू आ गई 13। अब बात आती है सेकंड हाफ की बात। तो सेकंड हाफ यहां से शुरू हो रहा है, वो किस वर्ड का है, सेकंड हाफ जिस वर्ड से शुरू हो रहा है वो कौन सा वर्ड है, एन, और कितने पैसे शुरू होगा, 14 पैसे। सेकंड हाफ कहां से शुरू होगा, 14 पैसे, 14 पैसे। तो हमने एन की वैल्यू याद कितने कर ली, 14। नेक्स्ट आया हमारा ओ लिया हमने इजोटी से, याद कर लिया कि ओ की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 15 होती है, 15 होती है। अब देखो दोस्तों फिर से आया हमारा पी। हमने f को बताया था ना कि f हमारा 6 का जैसा लग रहा है। अब p तो हमारा लग ही रहा है, हमने f को बनाया तब हमारा 6 का जैसा लगा, लेकिन p हमारा एज इट इज लग रहा है कि ये 6 है। यदि हम इसको मिरर कर दें तो p की वैल्यू हमने 6 पहले ले लिया है, तो अब कौन सा आएगा, 16। 6 हम पहले ले चुके हैं, तो अब p की वैल्यू कितनी आ गई, 16, यानी कि p की वैल्यू कितनी रहेगी, 16 रहेगी। अब आया नेक्स्ट वर्ड हमारा क्यू फॉर क्वेरल, और क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा। हमने मान लिया कि 17 तारीख हमारी झगड़े की जड़ है, इसलिए क्यू फॉर क्वेरल, और क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 17। नेक्स्ट वर्ड आया हमारा 18, सॉरी आर। क्या आया, नेक्स्ट लेटर क्या आया हमारा, आर, और आर 18, कुछ साउंड उसमें मिल रहा है आपको, आर 18, 18 आर, तो वर्ड मिल रहा है, साउंड मिल रहा है। इसी साउंड से आप पता लगा सकते हैं कि आर का जो प्लेस वैल्यू होगी वो 18 होगी। अगला वर्ड नेक्स्ट आता है हमारा एस 19, साउंड मिल रहा है, इसी साउंड से आप पता लग सकते हैं, दिमाग में इमेज बैठा सकते हैं कि एस 19, तो एस से हमारा कौन सा बनेगा, एस की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। एस की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 19 हो जाएगी। अगला आता है हमारा दोस्तों T20, फिर से मैच आ गया। पहले आया था किंग्स 11 पंजाब, अब आया T20 मैच आ गए। तो अब T20 मैच आ गए हैं, तो आप पता दिख रहा है ना, T20, टी का हो गया 20, यानी कि टी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। अब T20 के बाद हमारा पहले आए युवराज सिंह, क्या है, युवराज जी आ गए, और युवराज जी ने पहली बॉल पे सिक्सर हमारा। अब टी के बाद क्या आया हमारा, युवराज जी, और युवराज जी ने हमारी पहला सिक्सर हमारा, यानी कि T20 मैच चल रहा है, और T20 में पहली बॉल पर युवराज जी ने रन बनाए। तो हमने एक पहली बॉल पर बनाए ना, तो पहली बॉल पर हमने युवराज जी ने रन बनाए, तो हम 20 में एक जोड़ देंगे तो कितनी वैल्यू हो गई, 21, यानी कि यू की वैल्यू हो गई 21। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे विराट जी, और विराट जी क्या करते हैं, क्रिकेट चल रहा है भाई, क्रिकेट खेल रहे हो आप इस समय, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते पढ़ते क्रिकेट खेल रहे हो, कि पहले युवराज आए, तो युवराज ने पहली बॉल पर रन बनाया, तो हमने 20 में एक जोड़ दिया, 21 वैल्यू हो गई यू की। दूसरी बॉल पर दूसरी बार आते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं विराट जी, तो हमारे विराट जी क्या भी हमारे सिक्सर लगा देते हैं। और तो दूसरे नंबर पर कौन आया, हमें क्या करना है कि दूसरे नंबर पर पोजीशन पर खेलने कौन आया, विराट। तो विराट यानी कि वी की प्लेस वैल्यू हो गई 22। तो कैसे कि T20 मैच चल रहा है, दूसरे नंबर पर विराट आया है, और 20 में 2, यानी कि दूसरे नंबर पर आया तो 2 प्लस किया, 22 वैल्यू हो गई। तो विराट की वी की वैल्यू कितनी हो गई, 22 वैल्यू हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा डब्लू। अब डब्लू को आप देख रहे होंगे कि इसमें ऊपर की साइड में 3 कोने दिए हुए हैं, ठीक है, अप साइड में 3 कोने दिए हुए हैं, यानी कि हम देखें तो हमने जब पहले फर्स्ट हाफ में देखा था एम की वैल्यू हमारी 13 थी, यानी कि उसमें भी 3 आ रहा था, और डब्लू में भी 3 वैल्यू आ रही है मैक्सिमम एक साइड में। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 33 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एक्स में आप देखेंगे तो ये चारों ओर को इसमें क्रॉस का निशान बन रहा है, चारों ओर को इसमें साइड चल रही है, चारों ओर को इसमें टांग निकल रही है बोले तो, ठीक है। तो इन्हीं चारों पैरों को, चारों लेग्स को काउंट करके हम पता लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो गई 24।
ठीक है। अगला हमारा आया y हमने याद रखा है इजोटी से कि हमारा y की वैल्यू 25 होती है इजोटी से, और लास्ट आया हमारा z, और z की वैल्यू होती है 26। z की वैल्यू कितनी होती है 26, हमें पता है 26 वर्ड होते हैं हमारे, और 26 और z कौन सा लास्ट है, तो 26 वैल्यू हो गई z की। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। एक तरीका तो ये रहा हमने, साथ ही साथ हमने बताया इजोटी का। तो इजोटी से कैसे बात करेंगे भाई, इजोटी से तो हम सिर्फ 4-5 वर्डों का पता लगा सकते हैं। हमने एक ई का पता लगाया इजोटी से, या 10 जे का पता लगाया, या ओ का पता लगाया है, या टी का, और एक वाई का। सिर्फ 5 वर्डों का पता लग रहा है कि इनकी वैल्यू ये है, लेकिन और की कैसे पता लगाएंगे जो और भी रह रहे हैं हमारे, तो उनका हम किस प्रकार से पता लगाएंगे कि हमने कहा कि हमारे इजोटी में ई की वैल्यू 5 होती है, जे की वैल्यू 10 होती है, ओ की वैल्यू 15 होती है, टी की वैल्यू 20 होती है, और वाई की वैल्यू 25 होती है। अब आप पता लगाइए कि ई के बाद हमारा एफ आता है, एफ आया ई के बाद, और ई की वैल्यू हमारी 5 होती है, तो एक जोड़ने पर एफ आया, तो 5 के बाद हमने एक जोड़ा तो क्या आ गया 6 आ गया, एफ की वैल्यू 6 हो गई। या आई है, आई हमारा आता है जे से एक बार एक पहले, तो जे की वैल्यू कितनी है 10, जे की वैल्यू कितनी है 10, तो एक पहले आया तो 10 में से एक माइनस कर दिया तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो इस प्रकार से आप इजोटी से याद कर सकते हैं। ठीक है, एक और आता है वर्ड इजोटी, थोड़ा कंफ्यूजेबल सा है, उसमें आती है 3 की टेबल, उसमें आप ज़्यादा याद रख सकते हैं, उसको भी आपको बता देता हूँ। ये तो रहे इजोटी का, इसमें है हमारी 5 की टेबल। ठीक है, अगला आता है हमारा सिफ्लोरुक्स, एक दवाई का सा नाम समझ लीजिए, कोई दवाई है जो कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए क्या कहते हैं कि अंग्रेजी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए एक दवाई है, क्या है उसका नाम है सिफ्लोरुक्स। इस सिफ्लोरुक्स का मतलब कि हमने कहा सिफ्लोरुक्स यानी कि CFILORU और X, हमने कहा सिफ्लोरुक्स। तो इस सिफ्लोरुक्स को किस प्रकार से रखेंगे, ये है हमारा 3 का टेबल, 3 का टेबल यानी कि C की वैल्यू 3, F की वैल्यू हो गई 6, I की वैल्यू हो गई 9, L की वैल्यू हो गई 12, O की वैल्यू आ गई 15, R की वैल्यू आ गई 18, U की वैल्यू आ गई 21, और X की वैल्यू आ गई 24। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इसको यदि याद रख सकते हो तो इससे याद रख लो, ये भी इजोटी की तरह। इजोटी में आपको ज्यादा प्लस माइनस करके ध्यान देना पड़ेगा, और इसमें आपको कम देना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज्यादा लेटर दिए हुए हैं। सिफ्लोरुक्स को याद करो, 3 का टेबल है कि सी की 3 आएगी, एफ की 6 आएगी, आई की 9 आएगी, एल की 12 आएगी, ओ की 15 आएगी, आर की 18 आएगी, यू की 21 आएगी, और एक्स की 24 आएगी। इसी में 1 + 1 माइनस करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा सिफ्लोरुक्स। अब एक और वर्ड आता है, वो कुछ ज़्यादा नहीं आता। हालांकि आपको एक बात और बता दूं, इतनी ट्रिक्स आपको एक ही चीज़ की इतनी ट्रिक्स कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो आपको अब एक और रूल बनाओ, हमने अभी बताया सिफ्लोरुक्स, क्या बताया था सिफ्लोरुक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारी ढलपट्स। ढलपट्स वो आती है, तो ढलपट्स मतलब कि DHLPT और X। इसके अंदर क्या है, ढलपट्स के अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारा इजोटी के अंदर 5 की टेबल थी, सिफ्लोरुक्स के अंदर हमारी 3 की टेबल थी, और ढलपट्स के अंदर हमारी 4 की टेबल है। इसके अंदर हमारा 4 की टेबल है, तो D की प्लेस वैल्यू 4 आ गई, H की प्लेस वैल्यू 8 आ गई, L की प्लेस वैल्यू 12 आ गई, P की प्लेस वैल्यू 16 आ गई, और T की प्लेस वैल्यू 20 आ गई, और X की प्लेस वैल्यू 24 आ गई। ठीक है दोस्तों, X की प्लेस वैल्यू 24 आ गई। तो ये रहे प्लेस वैल्यू याद करने के लिए हमने 3 ट्रिक्स ये बताई, एक साधारण तरीका बताया, 4 तरीके से बताए। आपको जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से याद करिए, और यदि
चारों को याद कर सको तो आपके लिए और भी बेटर है। जिस प्रकार से आपको सूटेबल हो, आप जिस तरीके से याद करना आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आपको याद हो सके उस तरीके से याद करिए, लेकिन टिप्स पर याद करिए। आपसे बोले कि एल की प्लेस वैल्यू, तो आपको एल बोलते ही पता लगना चाहिए कि तुरंत की ये प्लेस वैल्यू 12 है। या फिर कोई बोले कि 18 पर वैल्यू किसकी होती है, आपको पता लगना चाहिए कि सीधी 18 किसकी वैल्यू होती है, एच आर की वैल्यू होती है। टिप्स पर याद होनी चाहिए। तो ये रही बात दोस्तों इनके उसकी क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू याद करने की। अब प्लेस वैल्यू का मतलब क्या यूज है, हमने क्यों याद किया, इसका मतलब है कि हमने क्यों ये जरूरत पड़ी इसकी। तो हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के, हमारा उदाहरण आता है कि हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी। हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। एक चीज और दोस्तों, हमने इसमें वर्ड आया है बाएं से, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि इधर से देखना है आपके बाएं से, यानी कि जब इधर की ओर चलना होगा ना तो ए बी सी और डी इस प्रकार से चलना होगा हमें, ठीक है। यानी कि ए बी सी डी इस प्रकार से 22वां अक्षर कौन है, इसने कहा फ्रॉम लेफ्ट 22वां अक्षर कौन है, आपके बाएं से 22वां अक्षर कौन है। तो आपको यदि प्लेस वैल्यू पता है तो आप सीधी बता सकते हैं कि 22वां अक्षर कौन सा होता है। 22 की प्लेस किसकी प्लेस वैल्यू होती है, हमने कहा कि दूसरी नंबर पर विराट खेलने आया तो 2020 मैच चल रहा था, तो क्या वैल्यू आ गई, 22 किसकी वैल्यू आ गई, विराट, यानी कि वी की वैल्यू आ गई 22। तो हमने क्या पूछा है कि कौन सा वर्ड रहेगा, कौन सा अंग्रेजी में आएगा, अंग्रेजी की वर्ड वाला में कौन सा अक्षर आएगा, वी आएगा। तो ये वी जो है क्या है, 22वां अक्षर है अंग्रेजी की वर्णमाला का हमारे बाईं ओर से। इसलिए हमें जरूरत पड़ रही है ABCD की अंग्रेजी वर्णमालाओं के अक्षर की प्लेस वैल्यू याद करने की। तो ये तो हुआ प्लेस वैल्यू का बात। अब एक चीज मैं बता रहा था कि बाएं से और दाएं से, इस चीज को बड़ा ध्यान से रखना है। हमने कहा इसमें बाएं से यानी कि फ्रॉम लेफ्ट, यदि जब बोलता है बाएं से या दाएं को, दो चीज बोलेगा, बाएं से या दाएं को, ठीक है। क्या बोलेगा, बाएं से बोले या बोले दाएं को, क्या बोले, दाएं को। तो इन दोनों का एक ही मतलब है कि हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। किधर चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। यदि वो बाएं से या दाएं को बोलता है तो किधर चलना है, लेफ्ट टू राइट। यदि क्वेश्चन में बोलता है दाएं से, क्या, दाएं से, बाएं से नहीं, यदि वो बोलता है दाएं से और या बोलता है बाएं को, दाएं से बोले या बोले बाएं को, तो उस कंडीशन में हमें राइट टू लेफ्ट चलना है। किधर चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। यह बात आपको बहुत जरूरी ध्यान रखनी है, क्योंकि आप बाएं से दाएं से इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाते हो। तो इस चीज को आपको बहुत बढ़िया तरीके से जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला वर्ड आता है हमारा, अगला एग्जांपल लेते हैं हम कि हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है। हमने अभी आपको बताया कि 22वां अक्षर कौन सा है, हमको टिप्स पर याद थी, हमने तुरंत बता दिया वी की वैल्यू, सॉरी 22 की वैल्यू क्या होती है, वी होती है, हमारा आंसर वी आ गया। हमने दूसरी एक ट्रिक पढ़ाई थी आपको, इजोटी में हमने पढ़ा टी की वैल्यू 20 होती है और 20 के बाद कितने जोड़ने के बाद आता है, 2 के बाद आता है 22, ठीक है। 2 जोड़ने के बाद 22 आया तो टी में भी 2 जोड़ दो और 2 जोड़ने के बाद क्या आ गया, वी। तो इस ट्रिक से भी कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 22 आ गई, ठीक है। इसी प्रकार हम सिफ्लोरूक्स लगाएंगे तो उसमें यू की वैल्यू 21 आती है, 21 में 1 जोड़ने के बाद हमारा 22 आता है और इसी प्रकार यू में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वी आएगा। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये इसमें पूछा है उदाहरण हम दे रहे हैं, चाह रहे हैं कि
अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, इसने किधर से पूछा है, बाएं से है, बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। अभी हम सीधी सिंपल बात कर रहे हैं कि बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 17वां अक्षर, आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप तुरंत याद कर सकते हो 17 क्वेरल, और क्वेरल होता है क्यू, आपने तुरंत बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आया कि हमें भाई क्वेरल वाला याद नहीं है, हमें तो इजोटी याद है। तो इजोटी से कैसे निकालेंगे, इजोटी में आपको पता है ओ की वैल्यू हमारी होती है 15, ओ की वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। और 15 में यदि हम 2 जोड़ दें तो आ जाती है हमारी 17 वैल्यू, और ओ में भी यदि हम 2 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाता है, क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 17 वैल्यू, 17 हो गई। और इसने क्या पूछा है कि 17वीं वैल्यू किसकी है, क्यू की, तो हमारा आंसर हो गया क्यू। ठीक है, अगला आता है हमारा कि अगला पॉइंट आता है कि अभी हमने कहा कि कोडिंग और डिकोडिंग के लिए प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। अब प्लेस वैल्यू तो याद हो गई हमको, लेकिन इनका अपोजिट भी याद होना बहुत जरूरी है कि ए का अपोजिट क्या होता है। अब भाई कहेंगे अपोजिट कैसे पता लगाएं, कि ए का अपोजिट यानी कि फर्स्ट का अपोजिट लास्ट, सेकंड फर्स्ट का अपोजिट सेकंड लास्ट। ठीक है, इस प्रकार से इनका अपोजिट करना। अब भाई अपोजिट कैसे करेंगे याद, उसकी भी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि सबसे पहले आप यदि डायरेक्ट याद कर सको तो बहुत बेटर है कि आपको ट्रिक तो याद होनी चाहिए। ए का अपोजिट 20, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डब्ल्यू का अपोजिट, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट एम, और एन का अपोजिट एम, नरेंद्र मोदी। ठीक है, एन का अपोजिट एम। ठीक है, ये हो गया आपको अपोजिट याद करने के लिए। यदि सीधा याद कर सको तो सीधा याद बेटर है। लेकिन इसके अब नियम है कि हम किस किस तरीके से याद कर सकते हैं। हमारा सबसे पहले आता है इसमें, इसको याद करने के लिए एक शब्द आता है, एक सेंटेंस आता है, उफ लव वाई शर्ट जी। क्या आता है, उफ लव वाई शर्ट जी। उफ लव वाई शर्ट जी की सहायता से हम विपरीत अक्षरों को याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं हम इनको, हमने कहा उफ, सबसे पहले क्या कहा, उफ, यानी कि यू एफ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। क्या हैं, अपोजिट वर्ड हैं। हमने दूसरा कहा लव, एल ओ और वी ई, दो अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो एल ओ का अपोजिट है, ओ एल का अपोजिट है, वी ई का अपोजिट है, ई वी का अपोजिट है। हमने अगला वर्ड कहा था वाई, उफ लव वाई, वाई यानी कि बी वाई, और बी वाई का अपोजिट है, वाई बी का अपोजिट है, यानी कि बी और वाई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगला वर्ड कहा हमने शर्ट जी, शर्ट जी। तो एस एच को हमने एक पार्ट में डिवाइड किया, क्या आया, एस एच, एस और एच दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आई आर, आई आर, क्या, आई और आर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगला बच्चा हमारा टी और जी, और टी और जी एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमने कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी मतलब कि एन और एम ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। तो इस प्रकार से आप इनको अपोजिट वर्डों को याद रख सकते हैं। एक और बात आती है, एक और तरीका आता है कि इनको यदि हम मान लें ये सब कुछ भूल जाएं लेकिन हमको प्लेस वैल्यू याद है भाई, तो उस कंडीशन में क्या है, हम पर याद नहीं रखे जा रहे कि हम किस प्रकार से अपोजिट वर्ड रखें, हम नहीं पता चल रहा, हम तो बार बार भूल रहे हैं। तो यदि आपको प्लेस वैल्यू याद है, सिर्फ और सिर्फ आप यदि आपको प्लेस वैल्यू याद है तब भी आप अपोजिट वर्ड निकाल सकते हैं। वो कैसे, कि आपको पता है कि हमारी अपोजिट प्लेस वैल्यू का जो है वो हमको याद है। तो एक चीज बताऊं आपको कि दो अपोजिट वर्डों का जो सम होगा ना, दो अपोजिट वर्डों का सम, ए और जेड अपोजिट वर्ड है, ठीक है, इन दोनों का जो योग होगा यानी कि इन दोनों की प्लेस वैल्यू का जो सम होगा वो कितना होगा, 27 होगा। ऑलवेज ऑलवेज 27 होगा, हमेशा हमेशा 27 होगा, 27 होगा योग किनका, दो अपोजिट वर्डों की प्लेस वैल्यू का योग क्या होगा, 27 होगा।
तो हमने जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के एस का अक्षर का विपरीत क्या होगा। हमने कहा दो अपोजिट वर्ड का क्या होता है, क्या होता है, अपोजिट वर्ड का सम क्या होता है, 27 होता है, जिसमें से एक वर्ड की प्लेस एक वर्ड दे रखा है हमें क्या, एस, और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19, ठीक है 19। तो दूसरे का क्या होगा, यानी कि हम सोचें 19 में कितना जोड़ें, या 27 में से 19 हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 8, यानी कि 19 में हम 8 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 27 आएगा। यानी कि s में और 8 किसकी वैल्यू है, h की, तो s का अपोजिट कौन सा वर्ड हुआ, h हुआ, s का अपोजिट वर्ड कौन सा हो गया हमारा, h हो गया। तो ये रहा हमारा s का अपोजिट h। हमने सेट जी उफ लंबाई सेट जी भी बताया था, उसमें भी h और s का अपोजिट क्या था, आपस में एक दूसरे के अपोजिट थे s और h, ठीक है। एक तरीका और है इसको याद करने के लिए कि हम डिफरेंस कर दें, क्या कर दें, डिफरेंस कर दें, कि हम डिफरेंस से कैसे पता लगाएंगे। वो अभी मैंने कहा कि हम 19 में कितने जोड़ दें कि हमारा ये आ जाए, 8 जोड़े, 8 जोड़ने के बाद 27 आ गया, तो 8 किसकी वैल्यू होती है, h की, तो h s का अपोजिट हो गया। अब बात आती है कि यदि हम इसको सब्ट्रैक्शन मेथड्स भी करते हैं, वो हमने अभी जो किया वो किया एडिशन मेथड कि जोड़ने के बाद, अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन मेथड। तो सब्ट्रैक्शन मेथड के अंदर क्या है कि हमें पता है कि दो अपोजिट वर्डों का जो सम है वो 27 होता है, ठीक है। हम नहीं मानते, आपको एक चीज याद रखनी है कि 27 लेना है भाई, 26 अपोजिट वर्ड होते हैं, वो सॉरी 26 टोटल वर्ड होते हैं, उसमें एक जोड़ लिया 27 आ गया। हमें अपोजिट वर्ड निकालना है, क्या निकालना है, अपोजिट वर्ड निकालना है। तो क्या करेंगे कि हमें 27 में से एक उस वर्ड को माइनस कर देना है, उस वर्ड की प्लेस वैल्यू को माइनस कर देना है, जो वैल्यू आएगी वो उसके अपोजिट वर्ड की प्लेस वैल्यू आएगी। जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर P और N का विपरीत अक्षर क्या होगा। सबसे पहले लेते हैं हम P का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो P की प्लेस वैल्यू कितनी आती है, 16, क्या होती है 16। इसको क्या करना है, हमें 27 में से माइनस कर देना है, क्या कर देना है, 27 में से 16 को माइनस कर देना है। और जब हम 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, 11 बची। और 11 किसकी वैल्यू होती है, k की, 11 किसकी वैल्यू होती है, k की। तो p का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, k का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, k। नेक्स्ट आया हमारा, इसने पूछा n, क्या कि n का अपोजिट क्या होगा ये और बताओ सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो n की हमारे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14, क्या होती है 14। हमें ये माइनस किस में से करना है, 27 में से, किस में से माइनस करना है, 27 में से माइनस करना है। 27 में से 14 माइनस किया, 27 में से 14 घटाए तो हमारा क्या बच्चा, 13 बच्चा, 13 बच्चा। और 13 किसकी वैल्यू होती है हमारी, m की। तो m किसका अपोजिट है, n का। हमने अभी बताया था नरेंद्र मोदी, यानी कि n के अपोजिट क्या हो गया, m। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन मेथड से भी अपोजिट वर्ड याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, हमने जो अभी बताया दाएं से बाएं, दाएं की ओर, कि ये क्या है, ठीक है, कि सभी अक्षरों को निम्न दो व्यवस्थाओं में दर्शाया जा सकता है। सभी जितने भी अक्षर हैं दो तरीके से दर्शाए जाते हैं। रेखीय क्रम व्यवस्था के अनुसार, सबसे पहला आता है रेखीय क्रम व्यवस्था के अनुसार। तो रेखीय क्रम व्यवस्था के अनुसार क्या होगा, हमने कहा बाएं से कहे या दाएं की ओर कहे या दाएं को कहे तो हम A to Z चलेंगे। किधर चलेंगे, A to Z चलेंगे। और यदि वो दाएं से या बाएं की ओर कहे या बाएं को कहे तो हम Z से A की ओर चलेंगे, यानी कि उल्टे चलेंगे, Z से काउंट करेंगे, Z Y X W V, इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक बात और दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी तो ये कह रहा है कि आप बाएं से दाएं की ओर चलें, दाएं से बाएं की ओर चलें। बाएं से चलेंगे तो A to Z चलेंगे और दाएं से चलेंगे तो
Z to A चलेंगे। लेकिन यदि ये कई क्वेश्चनों में कह देता है कि यदि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर विपरीत क्रम में लिखे हुए हों तब बाएं से दाएं चलो, तो ये कंडीशन दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगी। यदि वो कह देता है कि हमारे जो अंग्रेजी वर्णमाला हैं वो विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं, यानी कि उल्टे लिखे हुए हैं, ABCD इस प्रकार नहीं, ZYXWVU इस प्रकार से लिखे हुए हैं, तो इस कंडीशन में हमारी ये जो कंडीशन है ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। यानी कि जब वो कहेगा बाएं से चलो तो ZYX इस प्रकार से चला जाएगा, और जब वो कहेगा कि दाएं से या बाएं को चलो तो ABCD इस प्रकार चला जाएगा। यानी कि जब अपोजिट कहेगा तो ये कंडीशन भी अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, ये हुआ हमारा रेखीय क्रम व्यवस्था की रेखा के एक लाइन में जो क्रम व्यवस्था है उसकी कंडीशन क्या क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा वृत्तीय क्रम व्यवस्था, यानी कि घूर्णन सर्कल में जो इसकी क्रम व्यवस्था है वो क्या है। ठीक है, अब इसमें भी हमारी दो आती हैं, जैसे हमने अभी बताया था अपोजिट बोले तो। ठीक है, इसमें हमारा एक होगा दक्षिणावर्त घूर्णन, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, यदि वो बोलता है कि क्लॉकवाइज A to Z है ये, ठीक है, क्लॉकवाइज लिखी हुई है, तो हमारी इस प्रकार से चली होंगी ये। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, यदि वो कहता है कि वामावर्त घूर्णन में, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारी ये इस दिशा में ABCD लिखी हुई होंगी। ठीक है, अब ये तो बात हुई लिखी हुई होंगी, लेकिन सर्किल क्रम व्यवस्था की जरूरत क्या पड़ी। हमारा कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हमें ऐसी कंडीशन पता लगानी होती है प्लस या माइनस करके कि A का जस्ट पहले क्या होगा, भाई B से पहले क्या होता है A। अब कई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि A से पहले क्या होगा, तो A से पहले क्या आएगा, Z आएगा। क्या आएगा, Z आएगा। किस कंडीशन से, वृत्तीय क्रम व्यवस्था से यह हमें पता चलता है कि A से पहला अक्षर क्या है, Z, और Z के बाद का अक्षर क्या है, A। ये चीज हमें कहां से पता चलती है, वृत्तीय क्रम व्यवस्था से, जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आपको ये ध्यान रखने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आती है हमारी अब कि हम किस किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। अब तक तो हमने ये जो बताया वो आपको बताया कि किस किस प्रकार से हमारे जो नियम हैं, रूल हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो आपको याद होनी चाहिए। हम एक बार फिर से बता देते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ आपको कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए किस किस चीज़ को आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो वो है सबसे पहले कि कोडिंग किसे कहते हैं। कोडिंग कहते हैं एक अर्थपूर्ण शब्द को अर्थ विहीन शब्द बनाना। ठीक है, डिकोडिंग किसे कहते हैं, अर्थ विहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द बनाना। ठीक है, अब इनको करने के लिए जरूरी बात क्या है जो आपको याद होनी चाहिए, वो है सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। क्या है, प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। वो किस तरीके से करेंगे वो आप जानो, मैंने आपको कई तरीके बताए हैं, कई ट्रिक बताई हैं, आप जिस तरीके से याद कर सको उस तरीके से याद करना। दूसरी आती है कि आपको एक दूसरे के अपोजिट वर्ड याद रखने होंगे। पहली बताई हमने प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, अपोजिट वर्ड याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अपोजिट वर्ड याद होने चाहिए। इसके भी मैंने 2-3 तरीके बताए हैं, आप जिस तरीके से याद करना चाहो जिस तरीके से याद कर सकते हैं। तीसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि हमें लेफ्ट से चलना है या राइट से चलना है और किस कंडीशन में हमें किधर से काउंट करना है, ये चीज पता होनी चाहिए। और इस चीज को भी हमने अभी बताया आपको। नेक्स्ट बताया हमने आपको एक और जरूरी जो यह बात याद रखनी थी कि हमें कई कंडीशनों में पूछा जाता है कि ए से पहले क्या होगा या जेड के बाद क्या आएगा, तो इस चीज का हमें पता चलता है वृत्तीय क्रम व्यवस्था से, जो हमने अभी अभी पढ़ी कि वृत्तीय क्रम व्यवस्था से हमें पता चलता है कि ए से पहले जेड आएगा और जेड के बाद ए आएगा। ये हमें वृत्तीय क्रम व्यवस्था से पता चलता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि अक्षर कोडिंग के प्रकार से क्या होता है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं। सबसे पहला टाइप आता है और इस टाइप में भी किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा अक्षर कोडिंग का। ठीक है, कि अक्षर कोडिंग में किस किस प्रकार के शब्द आते हैं। इसके अंदर क्या होता है
किसी भी कूट पैटर्न का पालन हो रहा होता है, कोई ना कुछ पैटर्न बनता है, ठीक है। तो वो पैटर्न क्या होता है उस चीज को हम पढ़ेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया कि सबसे पहले फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न लेते हैं हम। इसके अंदर पहला जो टाइप आता है, यानी कि पहले प्रकार के अंदर जो पहला सीक्वेंस है, पहला रूल है, वो है फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न का रूल, ठीक है। फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न के रूल के अंदर क्या होता है, इस उदाहरण लिया हमने, किसी सांकेतिक भाषा में यदि हैंड को आई वो ई कहा जाए तो स्किल को क्या कहा जाएगा, ठीक है। हमने कहा हैंड को आई वो ई कहा जाए तो स्किल को क्या कहा जाएगा। अब इसमें क्या क्या है कि एच को आई लिखा है, ठीक है, ए को बी लिखा है, ठीक है, और एन को क्या लिखा है, ओ लिखा है, और ई को क्या लिखा है, सॉरी डी को क्या लिखा है, ई लिखा है, ठीक है। इसने ये लिख दिया है इसमें, ठीक है। अब फॉरवर्ड सीक्वेंस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में कर रहे हैं, तो इसमें क्या किया इसने कि एक एक स्थान इसमें आगे इन जोड़ दिया है, यानी कि एच की प्लेस वैल्यू। अब इस जगह पर हमने आपको प्लेस वैल्यू याद कराई थी, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, 8, ए की 1, एन की 14 और डी की 4, ठीक है। अब आई की क्या होती है, 9, बी की 2, ओ की 15 और ई की 5। आप इसको इस प्रकार में लिखोगे, जैसे ही प्लेस वैल्यू लिखोगे ना आपको रिलेशन पता चल जाएगा इसके अंदर की रिलेशन क्या बन रहा है। इसमें रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, 8 से 9 हो गया, 1 से 2 हो गया, 14 से 15 हो गया और 4 से 5 हो गया, यानी कि +1 का रिलेशन बन रहा है। ओवरऑल क्या रिलेशन बन रहा है, +1 का, कि हर शब्द में एक एक जोड़ दिया है। तो वही हम इसमें कर देंगे अब कि स्केल में क्या है, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19, आई की क्या होती है, 9, एल की होती है 12 और के की होती है हमारे की 11। इनमें 1 1 जोड़ दो तो 20, एन में 19 में 1 जोड़ेंगे 20, और 20 किसकी वैल्यू होती है, टी की, ठीक है। 9 में 1 जोड़ा 10 और 10 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जे। अगला है हमारा 12 में 1 जोड़ा हो गया 13 और 13 किसकी वैल्यू होती है, एम की। अगला है हमारा 11 और 11 में 1 जोड़ा हो गया 12 और 12 किसकी वैल्यू होती है, एल की। तो हमारा आंसर क्या हो गया, टी जे एम एल की। हम स्किल को क्या लिखेंगे, टी जे एम एल। तो इस प्रकार से हमने फॉरवर्ड सीक्वेंस का, यानी कि आगे बढ़ने के टाइम पर कि हम 1 जोड़ दें। अब इस जगह पर हम क्या करेंगे, 1 जुड़वा सकता है आप पर, 2 जुड़वा सकता है, 3 भी जुड़वा सकता है, ठीक है। 1 जुड़वा सकता है, 2 जुड़वा सकता है, 3 जुड़वा सकता है, ठीक है। और कई बार क्या करता है, पहले में 1 जुड़वा दिया, दूसरे में 2 जुड़वा दिया, तीसरे में इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिए, इसमें 3 जोड़ दिए, इसमें 4 जोड़ दिए। इस प्रकार से भी जुड़वा सकता है। या इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें एज इट इज रख दिया, इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें एज इट इज रख दिया, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ने वालों के लिए ये फॉरवर्ड में चलता रहता है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न की। बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न में क्या क्वेश्चन होता है, जैसे इसने कहा राइट को VQHSD कहा जाता है, तो माइट को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, वही आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है कि W की प्लेस वैल्यू क्या है, 23, ठीक है। 23, R की कितनी है, 18, ठीक है। W की 23, R की 18, I की 9, T की 20 और E की 5, ठीक है। जिसको ये तो हमारा वर्ड, अब इसको क्या बनाया गया है, V यानी कि 22, Q यानी कि 17, H यानी कि 8, S यानी कि 19, ठीक है, और D यानी कि 4। अब इसमें आपको प्लेस वैल्यू लिखते ही आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है वो 23 से 22 हो गई, 18 से 17 हो गई, 9 से 8 हो गई, 20 से 19 हो गई और 5 से 4 हो गई। यानी कि ओवरऑल क्या हो रहा है, इसमें 1 माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। तो वही काम हमें अपने इस जो हमें वर्ड पता लगाना है उसमें करना है। कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। क्या लिखोगे, M की कितनी है, 13, I की कितनी है, 9, G की कितनी है, 7, H की 8 और T की
20। अब प्लेस वैल्यू लिख दो इसमें से, कैसे, एक एक घटा के, क्योंकि हमें जो पिछला दिया था, संकेत दिया था, उसमें कहा था कि एक घटाना है, तो इसमें भी हम एक घटाएंगे। 13 में से एक गया, 12, और 12 किसकी वैल्यू होती है, एल की। एन वो सॉरी 9 में से एक गया तो कितना बचा, 8, और 8 किसकी वैल्यू होती है, एच की। अगला है हमारा 7 में से एक गया 6, और 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एफ की। और अगला है हमारा 8 में से एक गया 7 किसकी वैल्यू है, जी की। और ये है हमारा 20 में से एक गया 19, और 19 किसकी वैल्यू है, 19 है हमारी एस की। ठीक है, तो अब हमारा इसका माइट को क्या लिखा जाएगा, एल एच एफ जी एस। ये हमारा इसका आंसर हो गया, यानी कि बैकवर्ड सीक्वेंस हो गया। बैकवर्ड सीक्वेंस में क्या है, आपको 1 माइनस करवा सकता है, 1 माइनस करवा सकता है, 2 माइनस करवा सकता है, 3 माइनस करवा सकता है ओवरऑल, या फिर पहले में 1 माइनस किया, दूसरे में 1 माइनस किया, तीसरे में 1 माइनस 2 माइनस किया, अगले में 3 किया, अगले में 4 किया, अगले में 5 किया, इस प्रकार से कर सकता है। कई बार क्या करता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड को कंबाइंड कर देता है, एक में प्लस किया, दूसरे में माइनस किया, एक अगले में प्लस किया, अगले में माइनस किया, अगले में प्लस किया, अगले में माइनस किया, इस प्रकार से भी कर सकता है, वो कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्किप्ड सीक्वेंस पैटर्न। ठीक है, इसमें कहा है इसने चेयर को EJCKT लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही प्लेस वैल्यू लिखो, 3, 8, 1, 9 और 18 चेयर की प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसकी लिखो, ई की हो गई 5, जे की हो गई क्या, सॉरी प्लेस वैल्यू लिखनी है, जे की हो गई 10, सी की हो गई 3, के की हो गई 11 और टी की हो गई 20। टी की हो गई 20। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 और 2 5, यहाँ पे +2 किया जा रहा है, यानी कि एक को स्केप किया गया है बीच में। ठीक है, एक स्केप किया गया है, 4 को स्केप कर दिया, यहाँ पर 9 को स्केप कर दिया, यहाँ पर 2 को स्केप कर दिया है, यहाँ पर 10 को स्केप कर दिया, यहाँ पर 19 को स्केप कर दिया, यानी कि एक एक बीच में छोड़ा जा रहा है। या तो हम ये कहें, या फिर मैंने बताया था 1 जुड़वाएगा, 2 जुड़वाएगा, 3 जुड़वाएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये +2 का ओवरऑल रिलेशन दे रहा है यहाँ पे, यानी कि +2 जोड़ना है। तो अब हमें लिखना किसका है, लाइट का, तो लाइट की प्लेस वैल्यू लिख लो। तो लाइट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम, एल की आएगी 12, आई की 9, जी की आ गई 7, एच की आ गई 8 और टी की हो गई 20। प्लेस वैल्यू एक एक छोड़ रहा है, यानी कि +2 कर रहा है, 12 से 1 छोड़ा 13 और अगला क्या आया 14। ठीक है, और 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 9 की। अगला आता है हमारा 9 में से 1 को स्केप किया, 10 को, अगला आया हमारा 11 और 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, के की। अगला आया हमारा 7 से 1 स्केप किया, 8 को स्केप किया, अगला आया 9 और 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 9 होती है हमारी आई की। अगला है हमारा 8 में से 9 को स्केप किया है, 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की। और अगला है हमारा 20 और 20 में से किस में से 20 से 19 को स्केप किया आया 21 और 21 किसकी वैल्यू होती है, वी की। तो हमारा लाइट को क्या लिखा जाएगा, NKIJV, क्या लिखा जाएगा, NKIJV, इसको ये लिखा जाएगा। ये हुआ स्केप्ड सीक्वेंस। ठीक है, अगला क्या आता है हमारा बाई चेंजिंग प्लेस, कि इसमें प्लेस को चेंज कर दिया, आपस में प्लेस को, यानी कि स्थान को चेंज कर दिया, वर्ड वही है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या है, वर्ड को चेंज रखोगे, आप प्लेस वैल्यू लिखोगे ना, प्लेस वैल्यू लिखते भी पता चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या है, इसमें दिया है हमें किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को ये SREHTOM लिखा जाए, तो ब्राइट को क्या लिखा जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हो, जब जैसे ही इसको मदर्स के नीचे इसको वर्ड को लिखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो M है वो सबसे लास्ट में चला गया, O सेकंड लास्ट चला गया, T थर्ड लास्ट चला गया, H
और ई और आर और एस सबसे पहले आ गया जो हमारा लास्ट में था, यानी कि एक्सचेंज कर दिया वर्डों को आपस में एक्सचेंज कर दिया, यानी कि सबसे पहला जब सबसे लास्ट वाला वर्ड था वो सबसे पहले लिख दिया है। तो इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। सबसे लास्ट में क्या दिया है हमें, टी। ब्राइट में टी सबसे लास्ट में सबसे पहले लिख देंगे। उससे के बाद उससे पहले क्या है एच, उससे पहले क्या है जी, उससे पहले क्या है यू, उससे पहले क्या है ओ, उससे पहले क्या है आर, और इससे पहले क्या है हमारा सबसे पहले बी। तो ये ब्राइट को क्या लिखेंगे, THGUORB। तो ये हो गया इसका चेंजिंग ऑफ प्लेस, बाई चेंजिंग प्लेस, यानी कि स्थान को चेंज करके हम किस प्रकार से कोडिंग या डिकोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि अपोजिट लेटर के अकॉर्डिंग। हमने अपोजिट लेटर याद किए थे। अपोजिट लेटर के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि अपोजिट लेटर में करना में क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में, जैसे हम एग्जांपल लिया, किसी सांकेतिक भाषा में यदि किंग को PRMT लिखा जाए तो रेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा किंग को प्रिमिट लिखा जाए। हमने कहा ये कौन सा नियम है, अपोजिट नियम है, तो हम इसमें अपोजिट वर्ड मिलेंगे। अब वहां पे अपोजिट ये कौन सा नियम में वो नहीं लिखा मिलेगा आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा। आप क्वेश्चन को देख के पता लगाना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप प्लेस वैल्यू लिखोगे तो हमने बताया था कि दो अपोजिट वर्डों की प्लेस वैल्यू क्या होती है, दो अपोजिट वर्डों की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एडिशन 27 होता है। ठीक है, आप प्लेस वैल्यू लिखोगे इन दोनों का ऐड दिखेगा आपको 27 सबका। ठीक है, यदि वो प्लेस वैल्यू लिखोगे ना आपको आसानी से जल्दी से पता चल जाएगा। ठीक है, अब किंग के है, के की प्लेस वैल्यू कितनी है 11, 9, 14 और 7, और इधर कितनी हो गई 16, 18, 13 और 20। ठीक है, अब आप देख रहे हैं हमने प्लेस वैल्यू लिखी, आप जैसे ही देख रहे होंगे आपको देखते ही पता चल रहा होगा 11, 16, 27, 9, 18, 27, 14, 13, 27 और 20, 7, 27। ठीक है, कि आपको प्लेस वैल्यू जो है वो पता चल रही है कि ये अपोजिट है। यहाँ पे हमें सम क्या मिल रहा है 27। सम क्या मिला हमें यहाँ पे 27 सम मिला है। तो 27 में क्या है कि अपोजिट पता चल रहा है कि अपोजिट लेटर है, 27 है। तो यही काम हमें इसमें करना है, यही काम अब हमें इसमें करना है कि आर की प्लेस वैल्यू क्या है 18, 1, 9 और 14। ठीक है, इनको 27 में से माइनस कर दो, इसको 27 में से माइनस कर दो, इसे 27 में से माइनस कर दो, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो अपोजिट लेटर निकाल के देगी। 18 में कितने जोड़े उससे पता चलेगी, तो आपको प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट आपको हमने जब रूल बताए थे उनसे आप पता लगाएंगे। यदि आपको डायरेक्ट याद है तो आप पता लगा के लिख सकते हैं कि ये अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो आर का अपोजिट क्या आएगा 9, यानी कि आई। ठीक है, ए का अपोजिट जेड। ठीक है, आई का अपोजिट आर और एन का अपोजिट एम। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा आई जेड आर एम। ठीक है, आई जेड आर एम, ये हो गया अपोजिट से। अब आता है समानता के आधार पर कोडिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से
समानता के आधार पर कोडिंग किस तरीके से होती है। तो इसने कहा किसी सांकेतिक भाषा में BLADE को SPTFA लिखा जाएगा, ठीक है, लिखा जाए तो बेल को क्या कोड होगा, बेल का क्या कोड क्या होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, आप देख रहे होंगे, कुछ भी लिख के देखेंगे ना आप, यहाँ पे देख लिए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 बार है, 1 4 5 और इसकी वैल्यू आ गई 19 16 20 6 और 1, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि आपको कहीं पे इसमें रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कुछ भी रिलेशन, कुछ भी रिलेशन नहीं बन रहा है इसके अंदर। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि कुछ भी रिलेशन नहीं बन रहा, ना ही तो आपका प्लस का बन रहा, ना माइनस का बन रहा, ना अपोजिट का बन रहा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको दिखाई देखना है कि हमारा जो वर्ड जो यूज हो रहे हैं ना वो उसी में से यूज होंगे। आपको सीधा कुछ नहीं करना, देखिए इसमें देख रखा है BLADE, ठीक है, जिसको लिखा हुआ है SPTFA, ठीक है, ब्लेड को क्या लिखा हुआ है SPTA। अब इस ब्लेड शब्द में अपने वर्डों को देखिए कि हमारे जो वर्ड जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें वर्ड हैं, लेटर हैं उसके अंदर। जैसे बेल है BALE है, तो B भी है इसके अंदर, L भी है, A भी है और E भी है, तो बस बन गया अपना काम। क्या है, B को किससे डिनोट किया है इसमें, S से, A को किससे डिनोट किया है, T से, ठीक है, L को किससे डिनोट किया है, P से, और E को किससे डिनोट किया है, A से। तो बेल को क्या लिखा जाएगा, STPA, बस हो गया आंसर। ये है कोडिंग ऑफ एंगुलर एनालॉजी, यानी कि समानता के आधार पर। जब हमें कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा तब हमें ये रिलेशन मिलेगा, जब हमें प्लस माइनस अपोजिट का रिलेशन नहीं मिलेगा तब हमें ये उसी क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग रिलेशन मिलेगा। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप। कौन सा आता है, नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप में हमारे यानी कि संख्या कोडिंग। अब तक हमने किया था लेटर कोडिंग, आपस में लेटर को चेंज किया था। अब आते हैं हमारा संख्या कोडिंग, यानी कि नंबर कोडिंग करना है। इसमें हमको क्वेश्चन के नंबर को चेंज करना है। इसमें क्या करना है कि नंबर में चेंज करना है हमको। कोडिंग और डिकोडिंग किससे करनी है, नंबर से करनी है। लेटर ऑफ वर्ड आर डिनोटेड बाय डिजिट, डिजिट से डिनोटेड करने के जो कंडीशन है पहली वो कैसी है। हमें क्वेश्चन दिया किसी सांकेतिक भाषा में यदि चेयर को 53269 तथा ईयर को 729 लिखा जाए तो हेयर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, दिया है इन्होंने क्या लिखा हुआ है किस वर्ड को, ठीक है, दिख रहा है हमको। अब हम इसे लिख लेंगे एक साइड में कि हमें सी का क्या लिखा हुआ है, ए का क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। अब सबसे पहले एक चीज देखो, कुछ भी लिखने से पहले कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा है इसी कंडीशन में कि क्या ये इसके अंदर दे रखा है वर्ड HEAR, H यहाँ है, E है, A है और R है। हाँ भाई, चारों वर्ड मिल रहे हैं तो इसी में से मिलेगा भाई हमारा फिर क्वेश्चन। तो यदि क्वेश्चन इसके अंदर मिल रहा है ना तो 99.9% हमारा क्वेश्चन में से ही इसका जो हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्हीं में से इसका आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा, सबसे पहले क्या करोगे आप लिख लोगे कि C को क्या लिखा जा रहा है, 5 लिखा जा रहा है। H को क्या लिखा जा रहा है, H को क्या लिखा जा रहा है, 3 लिखा जा रहा है। ठीक है, ए को क्या लिखा जा रहा है, ए को क्या लिखा जा रहा है, 2 लिखा जा रहा है। अब आप देखेंगे दो हमें ए हमें दोनों में दिया है, चेयर में भी है और ईयर में भी है, तो दोनों में दोनों जगह पर वैल्यू क्या आएगी, सेम मिलेगी आपको। ठीक है, अगला क्या है हमारा आई, तो आई को क्या लिखा गया है हमारा 6 और अगला है हमारा आर। ठीक है, और आर को क्या लिखा गया है हमारा 9। ठीक है, अब ये वर्ड दिए हुए हैं हमें जिनको हमारी प्लेस वैल्यू दी हुई है। हमें चाहिए क्या, हेयर, हेयर। तो हेयर में क्या है H, H की वैल्यू क्या है 3, तो सबसे पहले क्या आ गई 3। E की प्लेस वैल्यू क्या है, E की प्लेस वैल्यू नहीं लिखी हमने, सॉरी, E को लिखा गया है हमारा यहाँ पे 7, तो E की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 7। A है, A को क्या लिखा है 2,
तो आ गई 2, और आर, आर को क्या लिखा गया है 9, तो आर की वैल्यू आ गई 9। तो यानी कि हेयर को हमारे को क्या लिखा जाएगा 3729। हो गया डिकोड। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कि हेयर को क्या लिखा जाएगा 3729 लिखा जाएगा। यदि चेयर को ये लिखा जाता है, ईयर को ये लिखा जाता है, तो हेयर को 3729 लिखा जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अगला आता है हमारा यूजिंग बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन से किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। इसी सेकंड टाइप में अगला टाइप आता है। इसी सेकंड टाइप में दूसरा तरीका आता है, मेथड आता है कि यदि कैट को 24 तथा सैड को 24 लिखा जाए तो सी को क्या लिखा जाएगा। इसने कहा कैट को 24 लिखा जा रहा है, सैड को 24 लिखा जा रहा है, तो सी को क्या लिखा जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें दो तरीके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो इनकी प्लेस वैल्यू का सम होता है। क्या होता है, जैसे C की प्लेस वैल्यू कितनी है 3, A की प्लेस वैल्यू कितनी है 1, और T की प्लेस वैल्यू कितनी है 20, तो इनका सम होगा, एडिशन होगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे सैड है, यही कंडीशन बन रही है हमारी प्लस वाली। दूसरा सैड यानी कि 19, 1 और 4, इनका सम कितना हो गया 24, ये वैल्यू दे रखी है हमको। तो हमें C की पता लगानी है। C की कितनी, यानी कि 19, H मतलब कि 8 और E यानी कि 5। इन सब का हमने टोटल किया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 32। तो C को क्या लिखा जाएगा 32 लिखा जाएगा। ये तो हो गया एडिशन। दूसरा कंडीशन इसमें क्या करता है कि इसमें देता है कि जैसे कैट है ना, नंबर ऑफ लेटर्स, कि हमारे टोटल नंबर लेटर कितने हैं। CAT 3 है, तो कैट को हमने 3 लिखा, सैड को हमने 3 लिखा, तो हम C को क्या लिखेंगे, C को भी 3 ही लिखेंगे, यदि हमारा इस रूल से दिया हुआ होता है तो। ठीक है, दूसरा तरीके से इस तरीके भी क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें कि जैसे हमने लिया दीप को 60 लिखा जाता है, रेबिट को 100 लिखा जाता है, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। इसके अंदर भी क्या किया है क्वेश्चन, इसके अंदर क्या किया है, अब वो देखिए कि किस तरीके से पूछा है। हमने कहा भाई ये तो इसने किया, हमने एडिशन करके देख लिया, इसमें ये तो 4 हैं, वो दूसरा वाला नियम तो नहीं लग रहा, पहला वाला लगाते हैं कि इसमें प्लेस वैल्यू रख ली हमने 4, 5, 5 और 16, तो और इसका एडिशन आ गया 5 और 5 10, 16 4 20, यानी कि 30 आ गया। और इसने दिया है हमें 60। भाई इस जगह पे क्या कर रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है, जो आगे हमारा आंसर आया क्या कर रहा है 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है। दूसरे वाले में लगा के और देख लेते हैं, दूसरे का क्या है 18, 1, 2, 9 और इसकी टी की वैल्यू आ गई 20। इन सब का एडिशन कितना आ रहा है, इन सब का एडिशन आ रहा है हमारा 50 आ रहा है। इसमें भी मल्टीप्लाई 2 का हो गया, हमें 100 दे रखा है, यानी कि पहले इन सब की प्लेस वैल्यू को ऐड किया है और ऐड करने के बाद जो आया उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है और ये हमारी वैल्यू बन गई। ठीक है, तो यही हमें अब अपने क्वेश्चन में कर देना है। हमें पता चल गया तरीका कि क्या तरीका यूज हो रहा है, हमें रिलेशन पता चल गया कि किस रिलेशन से हमें डिकोडिंग या कोडिंग की जा रही है हमारी। ठीक है, तो हमें पूछा है कि हेयर को क्या लिखा जाएगा। अब हेयर की प्लेस वैल्यू लिख लो। हेयर की प्लेस वैल्यू क्या है 8, 1, 9 एंड 18। इन सब का कर दिया हमने सम, इनको हमने ऐड किया तो ये कितना आया हमारा, ये आ गया हमारा 26, 10, 36। कितना आ गया 36 आ गया। 36 में अब इतने आने के बाद क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई 2 कर देते थे। 36 में मल्टीप्लाई 2 का गुणा किया तो कितना आ गया 72। तो हेयर को क्या लिखा जाएगा 72 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 72 लिखा जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में क्या है, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। ठीक है, कि किसी भी तरह के प्रश्नों के, यानी कि इस तरह के प्रश्नों के अंदर एक शब्द के बदले दूसरे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, अब तक तो कर रहे थे हम वर्ड के स्थान पर वर्ड, सॉरी लेटर के स्थान पर लेटर। ठीक है, फिर किया हमने लेटर के स्थान पर
नंबर का यूज। अब कर रहे हैं हम शब्द के स्थान पर ही शब्द का यूज। ठीक है, तो वो कैसे कर रहे हैं, जैसे हमें पहला उदाहरण लिया हमने कि यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी और पानी को बिजली कहा जाए तो बताएं पक्षी कहाँ उड़ेंगे। अब ये ना बहुत ही कॉन्फ्यूजेबल क्वेश्चन होते हैं कि भाई पक्षी कहाँ उड़ते हैं। भाई पक्षी तो बादल में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, बादलों में उड़ते हैं। बादलों में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। ठीक है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी तो हवा में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो अब हवा को क्या कहा जा रहा है, नीला कहा जा रहा है। अब आप कहोगे नीला को पानी कहा जा रहा है, पानी को बिजली कहा जा रहा है, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, बिजली में? नहीं, बिजली नहीं होगा इसका उत्तर। इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा तो हवा को क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, हवा को, हवा को क्या कहा जा रहा है, नीला। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, नीला में उड़ेंगे। इसका आंसर क्या होगा, नीला। यानी कि आपको ये देखना है कि जिस जगह से हमें क्वेश्चन लिया ना, सिर्फ उसी सेंटेंस को लेना है इसके अंदर। कहने का मतलब ये है। जैसे दूसरा क्वेश्चन आया हमारा कि यदि हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को पीला और पीला को हरा कहा जाए। ठीक है, हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा और हरा को नीला कहा जाए तो बताएं कि खून का रंग कैसा होगा। अब आप क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर क्या होता है। हम इसने कहा क्वेश्चन का कि खून का रंग कैसा होगा, खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब इसको देखिए कि लाल किस कहाँ है। इसने कहा पानी को लाल कहा जाए, तो पानी तो नहीं है। हमें पूछना है लाल, लाल को क्या कहा जा रहा है, लाल को पीला कहा जा रहा है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कि खून का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आया हमारा तीसरे टाइप में एक तरीके का। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर मिश्रित कोडिंग। क्या आता है, मिश्रित कोडिंग। और मिश्रित कोडिंग में ये नेक्स्ट प्रकार टाइप है हमारा कि मिश्रित कोडिंग के अंदर क्या होता है, किसी भाषा में, जैसे हमने उदाहरण लिया कि किसी सांकेतिक भाषा में नी टिन फू का अर्थ है हाउ आर यू, नी टिन से का अर्थ है वेयर आर यू। तो वेयर का कोड क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें दे दिया कि भाई हम इसको ये लिखते हैं, इस सेंटेंस को ये सब होते हैं इसका अर्थ, और इस सेंटेंस का अर्थ ये होता है। तो हमारे इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब बताइए कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, पर्टिकुलर एक वर्ड का मतलब क्या होता है वो हमें बताना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों सेंटेंसों को आमने सामने लिख लेंगे कि इस वर्ड को हमें ये लिखा जा रहा है, इसको लिख लेंगे। इसके नीचे लिख लेंगे हम इसको कि इसके नीचे हमें ये लिख जाए। दो एग्जाम्पल दिए, दो लिख लिए, तीन दे रखे हैं तो तीन लिख लिए, जितने भी दे रखे हों हम वन बाई वन लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कि पहले सेंटेंस के अंदर और दूसरे सेंटेंस के अंदर कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। इसमें नी कॉमन है और इसमें भी नी कॉमन है। ठीक है, सॉरी, इसमें नी टेन पूरा कॉमन है, नी और टेन दोनों कॉमन है, और इसमें भी नी और टेन दोनों कॉमन है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें आर यू कॉमन है और इसमें भी आर यू कॉमन है। ठीक है, पता चल गया, इसमें आर यू कॉमन है, इसमें भी आर यू कॉमन है। तो अब इसमें हमारा वेयर कहाँ है, हमारा क्वेश्चन तो यहीं से निकल गया कि हमारा कहाँ है क्वेश्चन, वेयर। तो वेयर कहाँ है हमारा, ये रहा, वेयर ये रहा। और वेयर के लिए इसमें क्या बचा है, से। तो हमारा वेयर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, कौन सा कोड यूज किया गया है, से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। यदि हमारा तीन टॉपिक तीन दिए होते हैं तो तीनों में कॉमन देख लेते हैं, आपस में दो दो में कॉमन करके कॉमन क्या होता है हमारा एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। यदि पूछता हाउ को किससे कोड किया गया है तो लिखते हम हु से, किससे, हु से कोड किया गया है। यदि ये कहता है आर यू को किससे डिनोट किया गया है तो नी टेन से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे मिश्रित कोड के अंदर ये तरीका का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, टिम्फूसो, टिम्फूसो इसका अर्थ है सी इज गुड। ठीक है, अगला लिया हमने रिम टेंसो, इसका अर्थ है ही इज बैड।
और अगला है रिम से टिन, इसका अर्थ है गुड एंड बैड। ठीक है, तो इज और बैड का कोड क्या होगा, यानी कि इसने दो का पूछा है, इज का और बैड का कोड क्या है। ठीक है, इज और बैड का कोड क्या होगा, और इसने 3 सेंटेंस दिए, हमने तीनों सेंटेंसों को 1 बाय 1 लिख लिया। इसके बाद अब हमने देखा कॉमन क्या क्या दे रखे हैं। सबसे पहले टेंस में और दूसरे सेंटेंस में देखेंगे हम क्या कॉमन दिया है हमें। पहले में सो है, दूसरे में भी सो है। ठीक है, पहले और दूसरे में सो कॉमन है। ठीक, अच्छा, और इधर क्या सो है, सर्कल से डिनोट कर दिया हमने इसको। इधर क्या है कॉमन है सो में, इसमें हमारा इज, और इस दूसरे सेंटेंस में भी क्या है हमारा इज है। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया। अब एक चीज तो हमें यहीं से पता चल गई कि हमारा इज का कोड कौन सा होगा, सो होगा। इज का क्या होगा, सो होगा। अब हमें पता लगाना है बैड का, और बैड में तो हमें दो दो दे रखे हैं, तो अब हम दूसरे और तीसरे सेंटेंस में कॉमन देख लेते हैं। दूसरे और तीसरे सेंटेंस में क्या है, तो दूसरे और तीसरे सेंटेंस में क्या है, इसमें रिम दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी रिम दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या दिया हुआ है, दूसरे में बैड दिया हुआ है और तीसरे में भी बैड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमारा बैड का पता चल गया। ठीक है, यहां से हमारा बैड का पता चल गया कि बैड किस के लिए क्या यूज किया गया है, रिम। क्या यूज किया गया है, हमारा रिम यूज किया गया है। ठीक है, तो अब हम हमारा आंसर क्या हुआ, इज और बैड का कोड क्या होगा, सो रिम। क्या होगा, सो और रिम कोड होगा। एक चीज और बात मैं आपको बता दूं कि ये इस प्रकार के जब क्वेश्चन 2 या 2 से अधिक आंसर पूछता है ना, तो आपको पहले आंसर उसका देना है जो आपको पहले पूछा है। इज और बैड का कोड क्या होगा, सो रिम। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन में दे दे रिम और सो, तो आप खुश हो जाओगे, भाई आंसर तो मिल गया। नहीं, लेकिन वो नहीं होगा। उस जगह में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको सो और रिम इस प्रकार से इस ऑर्डर में भी आंसर दिया होगा, तो यही हमारा आंसर सही होगा। आपको ऑर्डर का भी ध्यान रखना है आंसर देते टाइम। अगला आता है हमारा कि शब्द प्रतिस्पादन कोड, कि शब्द को ही चेंज कर दिया हमने किसी ना किसी सिंबल में या किसी भी ना किसी वर्ड में किस प्रकार से चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वही हमने जो कहा कि शब्द जो हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी में हमारा आंसर मिलेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, किसी खास उदाहरण खास कोड में 16 को $54 हैज और डैम को 3% 7 हैज लिखते हैं, तो उसमें मोड्स को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पहले तो हमने बताया था कि ये लिख लो कि किस वर्ड को क्या कोड दिया गया है। ठीक है, 1 बाय 1 एक जगह पर लिख लो। ठीक है, अब देखो कि हमें क्या दिया है, एम। तो एम को क्या कोड किया गया है, इसमें एम को कोड किया गया है 7। क्या कोड किया गया है, 7 लिख दिया हमने। ओ को क्या कोड दिया गया है, इसमें ओ को दिया गया है 5। ठीक है, तो 5 लिख दिया। अगला आया कि डी को क्या कोड दिया गया है, डी को कोड क्या दिया गया है, डी को कोड दिया गया है 3, तो हमने लिख दिया 3। अगला क्या है हमारा ई को कोड किया गया है हैज से, ई को कोड किया गया है हैज से, तो हमने लिख दिया हैज। ठीक है, अगला वर्ड क्या आता है हमारा, अगला लेटर क्या आता है, एस, और एस को किससे कोड किया गया है, डॉलर से। एस को किससे कोड किया गया है, डॉलर के निशान से। तो अब हमारा आंसर क्या बन गया, इसका हो गया सभी पूरा। तो मोड्स को क्या लिखा जाएगा, 753 हैज डॉलर, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। जैसे हमें इसमें कहा किसी खास कोड में ये लिखा गया है, तो इसमें ये लिखा गया हो। अब आप देख रहे होंगे कि जितने भी हमें वर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, ये हमें सभी एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। यदि हमें एग्जाम्पल में ये दिए हुए हैं, हिंट में हमें ये दिए गए हैं, तो हमारा क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक खास कोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कि एक खास कोड में सैड को ये लिखा जाता है रूप में लिखा जाता है और रेड को
इस रूप में लिखा जाता है, तो राइस को किस रूप में लिखा जाएगा? RAISE, इसको किस रूप में लिखा जाएगा? आपको इसी में से क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि सेम टू सेम ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, आंसर कहाँ बताना है आपको? कमेंट करके बताना है। ठीक है, आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगला लेते हैं हम। अगला टाइप आता है हमारा, और अगले टाइप में हमारा एक प्रकार आता है क्या? पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग। पुनः क्रम करना है कि कोई भी हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, कोई भी हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस को किस तरीके से हमें क्रम करना है, किस प्रकार से करेंगे। जैसे हमें इस तरीके से जो लेंथी सेंटेंस का क्वेश्चन आ जाए ना, उसमें आपको क्रम ही करना होता है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? जैसे एक खास कोड में इन वाट वाई इज टी जस्टिफाइबल टू सैक्रिफाई एन एनिमल को वे एन इट टू एनिमल लिखा गया है, यानी कि इस प्रकार से लिखा गया है। इस कंडीशन लिखा जाता है, तो उस कोड में इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है हमारा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसमें हम इनको नंबर दे लेते हैं कि किस वर्ड को क्या लिखा गया है। ठीक है, अलग अलग वर्ड को हम नंबर दे देते हैं कि किसको क्या लिखा गया है। हमने दे दिए सबको नंबर कि पहले नंबर पर n है, दूसरे पर वाट है, तीसरे पर y है, फिर इट को पांचवा नंबर दे दिया, अगले को इज को चौथा दे दिया, 8 को पांचवा दे लिया, अगले को 6 दे दिया, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। जितने भी वर्ड हैं हमारे, उन सबको हमने नंबर्स दे दिए। अब दूसरा सेंटेंस हमें क्या लिखा गया था, उस तरीके से लिखा, और हमने देखा कि ये तीसरा स्थान वाला पहले पे आ गया, फिर 9वां आ गया, फिर 5वां, फिर 7वां लिखा, फिर 6ठा लिखा, फिर पहला, फिर 8वां, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर 10वां, 10वां लिखा। तो इसी ऑर्डर में हमें अपना लिख देना है। तो पहले लिखा हमें क्या लिखना है, क्या दिया हुआ है, किसको लिखना है हमें। तो पहले हमने सेंटेंस लिखा, उसको हमने नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा तीसरा वर्ड लिखा गया था, तो हमने तीसरा पहले लिख दिया। फिर उसके बाद 9वां दिया हुआ था, तो 9वां लिख दिया। फिर 5वां दिया हुआ था, 5वां लिख दिया। फिर 7वां दिया तो 7वां लिख दिया, फिर 6ठा लिख दिया, फिर पहला लिख दिया। जिस ऑर्डर में हमने उसने एग्जाम्पल में दिया था कि हमें इस ऑर्डर में चेंज कर दिया, उसी ऑर्डर में हमने अपने सेंटेंस को तोड़ करके अरेंज कर दिया। तो ये हो गया हमारा वर्ड प्रतिस्पादन कोड का कहते हैं इसको कहते हैं क्रम की व्यवस्था करना। क्रम से हमने व्यवस्थित कर दिया इसको, जिस प्रकार से हमें ये दिया हुआ था। अगला आता है हमारा नेक्स्ट शर्तानुसार कोडिंग। हमें कुछ कंडीशन नहीं दी होती, शर्त दे दी होती। हमने पिछला एक क्वेश्चन कहा था कि कोडिंग कुछ वर्ड दिया होते हैं, हमें उस वर्ड में ही दिया होता है उसका सेंटेंस कि किसको क्या लिखना होता है। लेकिन इसमें भी क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में भी हमें सेम दिया होता है कि ये हमें किस प्रकार से दिया होता है। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि P को 2 लिखना है, A को 5 लिखना है, J को 8 लिखना है, I को 6 लिखना है, और इसी प्रकार K को 7 लिखना है, जो हमें दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, कि हमें ये वर्ड दे रखे हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, हमें कुछ कंडीशन अप्लाई करवाता है, हमें कुछ शर्त लगवाता है कि हमें ये कंडीशन होनी है, और आंसर भी हमें बता के देता है कि हमें क्या आंसर देना है। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया इसने कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के एक समूह में उसके अंकों के 4 समूह A, B, C और D दिए गए हैं। नीचे के दिए गए संख्या कोड और उनके नीचे दी गई शर्तों के आधार पर आपको यह पता लगाना है कि अंकों का कौन सा समूह अक्षर के समूह का निरूपण करता है। तदनुसार उत्तर दर्शाना है, उसके बाद आंसर देना। पहले तो आपको चेंज करना है अपना कोड को। ठीक है, उत्तर चेंज कर दिया, उसके बाद क्या कहना है, यदि अंकों का कोई भी समूह प्रश्न में दिए गए समूह अक्षर का निरूपण नहीं करता तो उत्तर ई दीजिए, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यदि आपको दिख रहा है कोई भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है कि इनमें से कोई अलग बाहर दिया हुआ है, इन वर्डों में से कोई भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, कोई भी लेटर, तो हमने आंसर दे दिया कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, और कुछ फिर देखना ही नहीं है,
उसने आंसर बता दिया आपको। ठीक है, अब शर्तें क्या लगाता है, कंडीशन क्या लगाता है, बात इस जगह पे आती है। सबसे मेन पॉइंट इसमें ये है कि इसने कंडीशन क्या लगाई। इसने कहा यदि पहला अक्षर व्यंजन है, ठीक है, यानी कि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है और अंतिम अक्षर स्वर है यानी कि वोवेल्स है, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, लास्ट का अक्षर वोवेल्स है, तो दोनों को स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। यानी कि हमने जब कोड किया तो उसका यदि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है और लास्ट का अक्षर वोवेल्स है तो दोनों को स्टार से कोड करेंगे। ये कंडीशन अप्लाई करनी है आपको। दूसरी कंडीशन दे रखी है इसने कि यदि पहला अक्षर कोई अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को डॉलर से के रूप में से कोड किया जाएगा। ठीक है, हम इसने पहले कहा था, पहले कंडीशन में कहा था कि यदि पहला कॉन्सोनेंट है और बाद का स्वर है तो स्टार से डिनोट करेंगे, और यदि दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि पहला यदि स्वर है और लास्ट का व्यंजन है यानी कि पहला वोवेल्स है और लास्ट का कॉन्सोनेंट है तो हम इस डॉलर से इसको दर्शाएंगे, उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। हमने कहा हमें ये अक्षर दे रखे हैं, ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया RKPIJA। ठीक है, तो अब इसमें से देखेंगे R को क्या डिनोट किया गया है, 9 लिख दिया। ठीक है, अगला आया K को डिनोट क्या किया गया है, 7 से डिनोट किया गया है। अगला आया हमारा P को किससे डिनोट किया है, 2 से, तो 2 आ गया। I को किससे डिनोट किया है, 6 से, तो हमने 6 लिख दिया। J को किससे डिनोट किया है, 8 से, तो हमने 8 लिख दिया। अगला है हमारा A, तो A को किससे डिनोट किया है, 5 से, तो हमने 5 लिख दिया। अब ये तो होगी हमारी कंडीशन, हमने चेंज कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें लगानी है अपनी कंडीशन। क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन क्या लगाएंगे, हमें देखना है कि पहला अक्षर क्या है हमारा, पहला अक्षर क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है भाई। पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो पहला अक्षर जिसमें कॉन्सोनेंट हो और लास्ट का क्या है, वोवेल्स है, स्वर दिया हुआ है। तो अब ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि पहला कॉन्सोनेंट हो और लास्ट का वोवेल्स हो। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों को हम स्टार से डिनोट कर देंगे। किससे डिनोट कर देंगे, स्टार से डिनोट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार 7 2 6 8 स्टार, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसने हमारी पहली कंडीशन फुलफिल की। नेक्स्ट आया हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमने, एग्जांपल लिया MJKPRK। ठीक है, इसमें क्या होगा, वही सेम करना है। M 1 दिया गया है, J 8, अगला दिया है K को 7 से, P को 2 से, R को 9 से और K को 7 से। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, पहला लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है। दूसरा लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है। भाई इसकी तो हमें, जब दोनों ही कॉन्सोनेंट हों, फर्स्ट और लास्ट, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हमको कि इस कंडीशन में हमें कुछ चेंज करना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी, तो हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 18727। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यदि हमारी कंडीशन बनती है तो हमें चेंज करना होगा, तभी हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल होता है हमारा कि अगला एग्जाम्पल है AJIPKR। तो इसमें क्या है, A को किससे डिनोट किया गया है, 5 से, 5 लिख दिया। J को किससे किया गया है, 8 से, I को 6 से और P को किया गया है 2 से, K को किया गया है 7 से और R को किया गया है 9 से। ठीक है, इतनी कंडीशन हो गई। अब देखने हमें लेटर कि फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, वोवेल्स है, लास्ट लेटर क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। हमारी कंडीशन दूसरी फुलफिल रही है कि पहला यदि स्वर हो और दूसरा हमारा व्यंजन हो तो क्या करेंगे, दोनों को डॉलर से डिनोट करेंगे। यानी कि हमने इसको भी डॉलर बना दिया और इसको भी डॉलर बना दिया। ठीक है, तो अब हमारी कंडीशन क्या हो गई, हमारा आंसर क्या हो गया, $8627। ये हमारा इसका आंसर हो गया।
ठीक है, तो ये रही हमारी दोस्तों आज के कोडिंग और डिकोडिंग की कंडीशंस हैं कि किस किस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, किस किस प्रकार की से आपके तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आज की वीडियो में आपने ये सीखा। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग का फुल कॉन्सेप्ट बताया है, साथ ही साथ हमने इसमें आपको अपोजिट लेटर याद करने के लिए और प्लेस वैल्यू याद करने के लिए आपको कई ट्रिक्स बताई हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।